जावास्क्रिप्ट क्या है दिख रहा है और जूम करूं ठीक है हमने पहले बता दी कि जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है वो यूज होती है मेनली सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लेकिन आप क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग भी इसमें कर सकते हो दूसरी चीज ये केस सेंसिटिव है और जो भी हम वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं वेबसाइट्स बनाते हैं उसमें जावास्क्रिप्ट का यूज और अगर उसके हिसाब से देखो तो उसका जो डेफिनेशन है वो क्या है डायनेमिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डायनेमिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या मतलब होता है मतलब जैसे जैसे डिवाइसेस चेंज होती हैं अपने वेब एप्लीकेशंस बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली उस डिवाइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगी और अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसके संगे हम उसको इंटीग्रेट करा सकते हैं ये होती है डायनेमिक जैसे आप कहते हैं ना कि एक स्टैटिक एप्लीकेशन होता है डायनेमिक एप्लीकेशन स्टैटिक एप्लीकेशन का मतलब क्या आपने प्री डिफाइन कर दिया कि ये चीज होनी है इस ढंग से होनी है दैट इज द प्री और डायनेमिक में क्या है कि आपने उसकी लिमिट सेट नहीं करी तो ऑटोमेटिकली जो भी इनपुट दिया जा रहा है उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेगा वो डायनामिक होता है वही चीज यहाँ पे डायनामिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड इट इज अ लाइट वेट का मतलब कि अगर जब हम एग्जीक्यूशन कराएंगे इसके प्रोग्राम का तो मिनिमम टाइम लेगा अगर हम इसकी वेबसाइट अगर हमने कोई बना रखी है तो अगर वो वेबसाइट हम ओपन करते हैं www की हेल्प से तो वो जल्दी ओपन हो जाएगी तो ये लाइट वेट होती है एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड पार्ट ऑफ द वेब पेज इज whose implementation allow client side script to interact with the user and make a dynamic page तो ये किसको भी सपोर्ट कर रहा है क्लाइंट साइड को भी सपोर्ट कर रहा है और सब में क्या कर रहा है ये मेन इंटरेक्ट विद द यूजर टू मेक ए डायनामिक पेज एक होते हैं स्टैटिक पेज एक होते हैं डायनामिक पेज आपने पढ़ रखा है स्टैटिक पेज में क्या है कि आपने जो कंटेंट उसमें कर दिए वो कंटेंट ही डिस्प्ले होंगे मतलब अगर यूजर उससे इंटरेक्शन करना चाहे वो इंटरेक्शन नहीं कर सकता कि अगर फोटो डालना चाहे तो आप फोटो डाउनलोड कर अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट आप रखा है तो आपने पीडीएफ अगर आपका जैसे रिजल्ट है रिजल्ट में क्या है कि अगर रिजल्ट डाला तो हमने पीडीएफ में फॉर्मेट में डाला तो वो स्टैटिक होगा लेकिन अगर हमने रिजल्ट में ऐसा कर दिया कि आपने एक सर्च बॉक्स दे दिया टेक्स्ट बॉक्स दे दिया और हर यूजर इनपुट दे रहा है तो दिस इज द इंटरेक्शन तो वो क्या होगा डायनामिक होगा यूजर भी इंटरेक्ट कर सकता है अपने हिसाब से मैंने रोल नंबर को सॉर्ट डाला दूसरे ने सॉर्ट डाला तो ये डायनामिक इंटरेक्शन हो गया तो ये होता है डायनामिक और स्टैटिक and this is the most important it is an interpreted programming language with object oriented capabilities so interpreted जैसे कंपाइलर होते हैं ऐसे इंटरप्रेटर प्रोग्राम को डीबग कराने और इंटरप्रेटर और जो भी हमारा ये क्या सर्च करते हैं कि जो भी हमने प्रोग्राम बनाया है that are according to the programming rules and syntax रूल्स कौन से होते हैं ग्रामर होती है जैसे अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं हिंदी लैंग्वेज पढ़ते हैं स्टार्टिंग में जब फोर्थ या फिफ्थ क्लास में तो उसमें क्या है ग्रामर भी रहती है उसकी लैंग्वेज की और आप लैंग्वेज तो पढ़ते ही पढ़ते हैं तो ग्रामर क्या बताती है कि जो भी हम सेंटेंस डिजाइन कर रहे हैं या जो हम पैराग्राफ लिख रहे हैं वो किस ढंग से लिखा जाता है उसके रूल्स सेट अप होते हैं सिमिलरली यहाँ पे भी कोई भी प्रोग्रामिंग अगर लैंग्वेज डिजाइन के लिए आती है तो उसमें भी दो पार्ट्स होते हैं एक उसका सिंटैक्स और दूसरा सिमेंटिक्स सिमेंटिक्स का मतलब है ग्रामर क्या आपको प्री डिफाइन ग्रामर करनी पड़ेगी कि डिस्प्ले के लिए आपको ये फंक्शन यूज करना है यूजर से इनपुट के लिए ये फंक्शन यूज करने हैं तो ये जो फंक्शन यूज करने हैं और किस ढंग से करने हैं वो सिंटैक्स हो गया ग्रामर क्या होगी कि आप उसके अंदर वैल्यूज कैसे डालनी है और वैल्यू कैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये ग्रामर बताएगी उसमें क्या है कि जैसे आप जो आप कंपाइलर की रहे नंबर फाइंड हो तो कैसे होता है तो जैसे आपने किया मैंने एक प्रोग्राम बनाया है बाइट में इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एक वैल्यू स्लाइस कर दी बराबर 10 एंड
खत्म नहीं है क्या है मेन के बाद हमने क्या किया पहला प्रैक्टिस है वो उसके रिस्पेक्टिवली एक टोकन जनरेट करें हमने बता दिया तो क्या से बताया हम लैंग्वेज को की एग्जीक्यूशन पूरा हो गया तो उसके रिस्पेक्टिवली टोकन और टोकन क्या होते हैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स ब्रैकेट ओपनिंग हुआ इसके लिए टोकन जनरेट हुआ होने के बाद में फिर उसके बाद आपने क्या लिया INTA ये भी प्री डिफाइंड है तो INT के लिए अलग टोकन जनरेट होगा A के लिए अलग फिर सेमीकोलन के लिए अलग इस तरह से वो टोकन जनरेट होते हैं वो टोकन फिर ग्रामर के अकॉर्डिंग ये और वैसे अगर सिंपल सी बात करें हम इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस होता है कि कंपाइलर में एक साथ प्रोग्राम चेक होता है और एक साथ हर लाइन की एरर को एक बार में डिस्प्ले करेंगे क्योंकि दो पास में वो एग्जीक्यूट करता है पहले पास में पूरा प्रोग्राम को रीड करेगा रीड करने के बाद जो भी सेट ऑफ रूल्स है उसके अकॉर्डिंग वो एरर को फाइंड आउट करेगा और उनको एक फाइल में रख लेगा और उस फाइल को फिर सेकंड पास में आपको डिस्प्ले जबकि इंटरप्रेटर में क्या है सिंगल पास में एग्जीक्यूट करता है जैसी पहली लाइन में उसके पास एरर आई जिस लोकेशन पे एरर आई वो वहीं रुकता है उसके आगे नहीं है लेकिन कंपाइलर चला ये डिफरेंस है नेक्स्ट इज है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटीज तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है अभी तक आपने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है वो है स्ट्रक्चर ओरिएंटेड स्ट्रक्चर ओरिएंटेड का मतलब वहां पर आप इसका यूज करते हो फंक्शन का यूज करते हो और फंक्शन को कॉल करते हो लेकिन वहां जहां पर अगर आप ऑब्जेक्ट का यूज करने लगे वो जाएगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज या क्लास का आप यूज करेंगे एडवांटेज आपने पढ़ लिए थे इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे कि लेस सर्वर इंटरेक्शन होता है इमीडिएट फीडबैक टू विजिटर इंक्रीज द इंटरेक्टिविटी और रिचर इंटरफेस ये आपको बता दिया गया था नेक्स्ट है लिमिटेशन भी आपको बता दी थी जावा स्क्रिप्ट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर नेटवर्क एप्लीकेशन नेटवर्किंग वेब एप्लीकेशन में काम करेगा नेटवर्किंग क्या है जैसे हमने राउटर्स लगा रखा है जिससे हम नेट को कनेक्ट कर रहे हैं उस टाइप की एप्लीकेशन पे वर्क नहीं करता नेटवर्किंग जो आप DCCN में पढ़ते हैं दूसरा ये भी बता दिया था मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज इसमें नहीं होती है उसको सपोर्ट नहीं करता है नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स हमने क्या बताया था कि जब भी हमें जावास्क्रिप्ट का स्टेटमेंट लिखना होता है तो हम क्या करते हैं स्क्रिप्ट नाम का टैग यूज करते हैं मैं शेयर कर दूंगा आप फोटो क्लिक करने की जरूरत नहीं इसी सिस्टम में है ये ले लेना आप स्क्रिप्ट और ये स्क्रिप्ट को आप लास्ट में क्लोज कर दोगे और इसके अंदर जो भी आपको सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखनी है वो आप लिख सकते हो you can place the script and containing JavaScript anywhere within your web page but is normally recommended that you should keep it within a head वैसे हमने दो ऑप्शन बताए थे आप उसको हेड में भी लिख सकते हो दूसरा बॉडी में भी लिख सकते हो और दोनों में भी लिख सकते हो तीसरी कंडीशन होती है तो जो भी कोड है आपका जावास्क्रिप्ट का इसके अंदर लिख दिया जाएगा इसके दो एट्रीब्यूट होते हैं ये इंपॉर्टेंट है स्क्रिप्ट टैग के दो एट्रीब्यूट होते हैं ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये स्क्रिप्ट टैग टू इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट पहला है लैंग्वेज एंड दूसरा है टाइप तो लैंग्वेज में क्या बताओगे आप कौन सी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो जावास्क्रिप्ट दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बहुत सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जो भी आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हो उसका नाम लिख देना यहाँ पर सेकेंड है टाइप में आपको क्या बताना है इंडिकेट करना है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी है और किस टाइप से वो यूज हो रही है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हम लोग यूज कर रहे हैं और कौन सा कोड है जावास्क्रिप्ट वाला कोड ये सिमिलरली वैसे ही था जैसे हम CSS में टाइप डिफाइन करते थे यहाँ क्या लिखते थे टेक्स्ट और उसके बाद CSS ये एग्जांपल है इसका एक हमने फंक्शन बता दिया था अभी फिलहाल हम इनर HTML पे नहीं जा रहे हैं तो HTML उसको अगर सिंपल सा फंक्शन देखें तो इसमें राइट फंक्शन है डॉक्यूमेंट डॉट राइट और कहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया इसे बॉडी में डिफाइन कर दिया आप हेड में भी डिफाइन करोगे वो भी हम बताएंगे अभी फिलहाल इसको एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं हो गया होगा ये तो एग्जीक्यूट दिखाना तो नहीं है
ये आपको ये करना है, ये सेम ZS कोड लिखना है नोटपैड में और .html के नाम से सेव कर देना, और जो डिस्प्ले होकर आएगा वो क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड, वहाँ पे डिस्प्ले होकर जाएगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप एग्जीक्यूट करो, सेकेंड थिंग जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल, तो इसमें हम कौन सा यूज करते हैं, VAR, ये डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल। VAR की वर्ड हमारा यहाँ पर स्पेसिफाई है, उससे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, एक लोकल वेरिएबल और एक ग्लोबल वेरिएबल, ये भी पता है आपको। लोकल वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जो विदिन है फंक्शन कॉल हो, और ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या है, ओवरऑल द प्रोग्राम आप किसी भी फंक्शन में भी कॉल कर सकते हो। सेकेंड थिंग क्या होती है कि ग्लोबल वेरिएबल का अगर एक फंक्शन ने वैल्यू चेंज करी है तो वो परमानेंटली चेंज हो जाएगी। दूसरा फंक्शन अगर उसको एक्सेस करेगा तो जो पहले वाले फंक्शन ने उस वैल्यू चेंज करी है वो चेंज वाली वैल्यू दूसरा फंक्शन उसको एक्सेस करेगा, क्योंकि ऐसा लोकल में नहीं है। लोकल में क्या होता है कि उसकी लाइवनेस जो है वो वहीं तक फिनिश हो जाती है जहां पर वो टर्मिनेट हुआ फंक्शन। फिर इसके वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के बहुत से सेट ऑफ रूल्स, ये कि आप स्टार्ट कर सकते हो वेरिएबल का नाम आगे अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हो, है ना, या डॉलर साइन, ये तीन चीजों का यूज कर सकते हो फर्स्ट कैरेक्टर में आप। और फर्स्ट कैरेक्टर के बाद आप डिजिट का भी यूज कर सकते हो। मेन चीज इसमें क्या है, केस सेंसिटिव, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने वेरिएबल में एक्स कैपिटल में लिखा है तो आप उसे कॉल भी कैपिटल में ही करोगे, स्मॉल में नहीं करोगे। स्मॉल में करोगे तो वो एरर आएगा। ये डिक्लेरेशन का तरीका है कि आपने VAR x के नाम से डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद में उसे अपने VAR नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया यहाँ पर। अगर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया उसके बाद दिस इज द इनिशियलाइजेशन, कि अगर हमने इसको वैल्यूज दे दी, और यहाँ पर दूसरा वेरिएबल हमने अंडरस्कोर से, अगर हम इसे इजन से भी करें तब भी ये वेरिएबल बनेगा, और अगर हम इसको डॉलर साइन का यूज करते हुए डिक्लेयर करेंगे तब भी ये वेरिएबल बनेगा। ठीक है, वेरिएबल का मतलब समझ में आ गया। ये प्रोग्राम है वेरिएबल डिक्लेरेशन का, इसको एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं। फंक्शन हम नॉर्मली सादा वाला यूज कर रहे हैं फिलहाल अभी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और कोई फंक्शन यूज नहीं कर रहे हैं इधर, जो हम पहले यूज कर रहे थे। इसको रन करा के देख लेते हैं। सेव कराओगे, सेव एज, वन डॉट JS वन जावास्क्रिप्ट 2.html के नाम से हमने इसको सेव करा दिया। इसको रन करा सकते हैं। ये बन गया जावास्क्रिप्ट 2, ये आ गई वैल्यू 30। हमने क्या करा था, ठीक है, हमने क्या फंक्शन में क्या किया, ये देख लो कि हमने एक वेरिएबल x नाम का डिक्लेयर किया, उसको वैल्यूज कितनी दे दी 10, वेरिएबल y यूज किया, उसको वैल्यूज 20, और वेरिएबल z डिक्लेयर किया, उसके इक्विवेलेंट कर दिया x प्लस y, और हमने राइट कराया z। सिमिलरली आप बाकियों को भी राइट करा सकते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके, अगर आप सारी वैल्यूज यहाँ पे देखना चाहेंगे। सेव कर दिया, दोबारा से एग्जीक्यूट कराते हैं। ये आ गया 10 पहले वैल्यू थी, दूसरी 20 थी, देन 30।
वो फिर ब्रेक करते हैं लाइनों को, वो अलग बात में बताएंगे, वीआर का भी यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला प्रोग्राम। नेक्स्ट है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? किसी भी ब्लॉक या फंक्शन के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमने सब नाम का फंक्शन बनाया है सी में, और उसके अंदर एस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और दो वैल्यूज डिक्लेयर कर दी, ए बी, इनपुट ए, यूजर ए दे और बी दे, और सम इक्वल टू क्या हो जाए, एस बराबर ए प्लस बी हो जाए। तो अगर ये हमने फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर रखे हैं, हमने चार फंक्शन बनाए, सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन। ये चार फंक्शन बनाए, चारों में आप चाहे भले ही सेम नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करो, चारों में हमने चारों में ही डिक्लेयर किए ए बी करके, दो इनपुट अगर देने हैं आपको, और आउटपुट पे सेम भी ले सकते हो, एस ले लो, सब्ट्रैक्शन के लिए भी, सम के लिए भी, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी और डिवीजन के लिए, तीनों वेरिएबल सेम है, लेकिन तीनों वेरिएबल की वैल्यूज अलग अलग होगी। जब भी हम जिस फंक्शन को कॉल करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो सेट होगी। उसका स्कोप कहां तक रहता है कि फंक्शन का स्टार्टिंग ब्रैकेट, और उसके बाद जहां यहां क्लोज कर दिया, यहां पर ही इस वेरिएबल का स्कोप खत्म हो गया। दिस इज द स्कोप। एक्स वेरिएबल हमने यहां डिक्लेयर किया है एबीसी फंक्शन में, तो एबीसी जहां भी टर्मिनेट हो जाएगा वहीं उसका स्कोप खत्म हो जाएगा। तो ये होते हैं लोकल वेरिएबल। आप डिक्लेयर करने का तरीका वही है, स्क्रिप्ट के अंदर ही इनको बनाओगे। हमने यहाँ फंक्शन बना रखा है, ये भी बताएंगे फंक्शन कैसे बनाना है। फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं फंक्शन बनाने के लिए। हमने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर वेरिएबल ले लिया, दैट इज द लोकल वेरिएबल। नेक्स्ट है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल कौन से होते हैं कि आप कहीं भी उसको बना लो और जिस फंक्शन में भी उसे कॉल करना है उस फंक्शन में आप कॉल कर सकते हो और उसके थ्रू उसकी वैल्यूज को भी चेंज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि आपने प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाया होगा, तो हम उसमें क्या करते हैं कि प्राइम नंबर नाम का जो भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा है वो हम लोग ग्लोबल बनाते हैं और उसके अंदर फिर हम उसको चेंज करते हैं। या हमने एक सीरीज इनपुट कराई 1 2 3 4 5 5, आप क्या चाहते हो उसमें से फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ ऑड और टोटल नंबर ऑफ इवन फाइंड आउट करना चाहते हो काउंटिंग में, डिस्प्ले नहीं करना, केवल आपको काउंट करना है। किसी ने अगर सीरीज इनपुट कराई उसमें 5 उसने ऑड नंबर दिए हैं और 10 जो है इवन नंबर दिए हैं, तो इस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा अगर आउटसाइड का फंक्शन आपको बनाना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ये ग्लोबल वेरिएबल है क्योंकि इसको इस फंक्शन में भी कॉल कर सकते हैं, फंक्शन ए में, और फंक्शन बी में भी आप इसको कॉल कर सकते हो। अगर अब ये बताएगा मुझे कौन कि अगर 200 यहाँ पर वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, 200 डेटा नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो अगर हम फंक्शन ए में इसको कॉल करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और एलएन का मतलब न्यू लाइन, नई लाइन में प्रिंट होगा। जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे थे कि अगर हम यहाँ एलएन लिख देंगे तो ये न्यू लाइन में चला जाएगा। स्पेसिंग स्पेसिंग आ रही है। तो अगर हम इस फंक्शन को डेटा को यहाँ पर कॉल करें तो कितना वैल्यू डिस्प्ले होगी, तुम बताओ। पीछे तुम्हारे डेटा के पीछे कौन है? हाँ बताओ। अगर मैंने ये फंक्शन डेटा नाम का वेरिएबल हमने, अगर आपको डेटा के नाम से कंफ्यूजन हो रहा है तो हमने मान लिया ये बात, ये नाम से कोई वेरिएबल बनाया है और इस ए वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कराया और सेम वेरिएबल को यहाँ पर भी कॉल कराया, तो क्या वैल्यूज प्रिंट होगी इसमें ए में?
और बी में क्या वैल्यू प्रिंट होगी? लेट जाओ, ठीक है भाई, वेरिएबल तो एक ही है 200 ऊपर डिफाइन किया। अगर अगर हमने यहाँ पर करा होता, अब अभी बताओ, पूछ लेता हूँ आपको। पीछे खड़ी हो तुम्हारे पीछे कौन है? ये दोनों तीनों कौन? हाँ बताओ भाई, यहाँ पे हमने एक, अरे इंटीजर तो करेगी ही नहीं ये यार। अब ये बताओ कि यहाँ पर ए फंक्शन में अगर डॉक्यूमेंट राइट कराया गया तो क्या प्रिंट होगा? हमारी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन पढ़ाते नहीं तो बच्चे फेल हो जाते हैं हमारे, जब हम पढ़ाते हैं सी में। तो हम अब जो भी है फिलहाल बच्चे फेल होते हैं हमारे, तो पढ़ाते हैं एसएमसी पढ़ाते नहीं। तो ये चीज आती नहीं, और हम ये भी डिस्कस कर देते हैं और पता लगा बच्चे तो कोई बताएगा कितना होगा? बताओ। 100 होगा, और यहाँ पर 200 बैठ जाओ। देखो यहाँ पर ओवरराइड हो गया, ओवरराइडिंग बड़ी हो गया, आपने ओवरराइड हो गया कि यहाँ पे ए 200 था, लेकिन हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ए 100 कर दिया, तो वेरिएबल ए हो गई वैल्यू 100 हो गई, और यहाँ पर ए ये वाला कॉल होगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि लोकल में हमने पहले लोकल वेरिएबल कॉल होते हैं, उसके बाद में ग्लोबल वेरिएबल कॉल होते हैं, और यहाँ पर लोकल वेरिएबल बनाया ही नहीं है हमने, तो बाय डिफॉल्ट ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। आ गया लोकल और ग्लोबल में डिफरेंस। फिर वही है कि स्क्रिप्ट यहाँ पर बंद कर देंगे और ए और बी को कॉलिंग करा देंगे, कॉलिंग करने का तरीका था, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन बनाए थे हमने और यहाँ कॉल किया था, सेम एज इट इज है जैसा कि सी में हम करते थे, ये तो करते थे। इतना डिफरेंस होता था कि आप एक नए वेरिएबल से कॉल किया करते थे, जेड इक्वल टू या सम इक्वल टू, हाँ तो आप किसी भी ढंग से कॉलिंग करा सकते हैं। नेक्स्ट है डेटा टाइप्स। हमने दो टाइप के बताए थे आपको, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव में भी हमने एक नहीं बताया था आपको, स्ट्रिंग बताया था, ठीक है, नंबर बताया था, बूलियन बताया था, ट्रू फॉल्स में अनडिफाइंड और नल सेम ही है, हमने नल बताया था। नल का मतलब कोई वैल्यूज नहीं है, अनडिफाइंड का मतलब कुछ ऐसी वैल्यूज आ गई जो डिफाइन ही नहीं है, इलीगल टाइप की है, चाइनीज कैरेक्टर अपने आप भी बन के आ जाते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर, चाइनीज कैरेक्टर आ गया या लैटिन वर्ड आ गया कोई, तो ये चीजें जो होती है वो अनडिफाइंड। वो होता कब ऐसा होता है, इसलिए है क्योंकि एक्चुअल में क्या है, वेरिएबल है क्या, वेरिएबल इज जस्ट एनालाइजिंग द नेम ऑफ मेमोरी स्पेस। वेरिएबल कुछ नहीं है, वेरिएबल केवल और केवल इतना है कि आप एक मेमोरी में उसको एक नाम दे रहे हैं और उस मेमोरी पे बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ हो सकता है, पर वो पहले से भी मेमोरी यहाँ पे यूज हो रही कंप्यूटर में, तो वैल्यू तो रहेगी रहेगी उसके अंदर कुछ ना कुछ। अभी क्या हुआ, कोई वैल्यूज थी उसके अंदर स्टोरेज और आपने उसको एक्सेस कर लिया, अब वो इस टाइप की नहीं है। यहाँ पे टाइपिंग तो मैं चाइनीज कैरेक्टर में भी कर सकता हूँ, फॉन्ट अगर यूज करूँ उसका, या हिंदी का फॉन्ट भी यूज कर सकता हूँ, सेव तो मेमोरी में ही होगा। अब उसको कॉल कर लिया गया, अब वो लैंग्वेज के थ्रू कॉल किया गया, तो उस लैंग्वेज में वो वर्ड डिफाइन ही नहीं है, तो वो अलग टाइप का कैरेक्टर बन गया, तब उसको अनडिफाइन बोलते हैं। नेक्स्ट है नॉन प्रिमिटिव एरे, बताइए सिंगल डेटा टाइप्स होते हैं। ऑब्जेक्ट जो है कि ये रियल टाइम एंटिटीज होती है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, रिप्रेजेंट द इंस्टेंस थ्रू व्हिच वी कैन एक्सेस, थोड़ी हाई डेफिनेशन दे रखी है, एक
बस एक बार लिख लो आप ये रियल टाइम एंटिटीज। रियल एंटिटी का मतलब रियल वर्ल्ड में कुर्सी, मेज, टेबल, जो भी चीज एग्जिस्ट करती है, फैन, ट्यूबलाइट, कंप्यूटर, रियल टाइम एंटिटीज। दिस इज द ऑब्जेक्ट। रेगुलर एक्सप्रेशन मैथमेटिक्स, ax + bx + c, जो भी आप मैथमेटिकल इक्वेशन कर रहे हो वो हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन में करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी होंगी आपने, मैट्रिक्स पढ़ी होगी, वो सारी चीजें हम इसमें रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो ये 3 टाइप के डेटा वेरिएबल्स यहाँ पे यूज होते हैं। नेक्स्ट है जावा ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में अरिथमेटिक ऑपरेटर पता ही है आपको, प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और मॉडुलस। नेक्स्ट है कंपैरिजन, रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन इक्वल टू, इन दोनों का ग्रेटर देन, इन तीन के कॉम्बिनेशन से हम मल्टीपल बना सकते हैं। नेक्स्ट है बिटवाइज। बिटवाइज में क्या होगा, वो 3 लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं, एंड और नॉट। लॉजिकल आपको पता ही है, एंड होगा, और होगा, नॉट होगा, और एक और होता है, कौन सा? हाँ, तो एक और बताओ ना, एक और होता है इन 3 के अलावा, एक्सॉर, सिर्फ एक्सॉर। अभी आप एक्चुअल में आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट की प्रोग्रामिंग नहीं करी है। जब इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट के रिस्पेक्टिवली प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो हमें एक्सॉर की बहुत जरूरत है। अभी आपने केवल सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करी है, हार्डवेयर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमें एक्सॉर की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, जब आप सिक्योरिटी पे प्रोग्रामिंग करोगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए मिलती पासवर्ड वगैरह दुनिया भर की चीजें होती हैं, जब ये इस टाइप की प्रोग्रामिंग करते हैं तब हमें एक्सॉर की बहुत जरूरत है। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर, नॉर्मल है ये, और स्पेशल ऑपरेटर होते हैं। इसमें कुछ वर्ड्स होंगे स्पेशल टाइप के, उनका यूज किया जाता है, जो कि आपने उसमें पढ़े होंगे। हैश डिफाइन पढ़ा था, टाइप, टाइप ऑफ, इफ वाला होता है, इफ एल्स, ये सीनो किसी और नाम से देख नाम स्पेशल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाते हैं, डायरेक्टिव्स कहलाते हैं। टाइप ऑफ, यहाँ पे हैश का यूज करते हैं, तो ये डायरेक्टिव्स होते हैं, डेटा टाइप। तो ये चलो ठीक है, वो बताते रहेंगे। फिर प्लस हो गया, नॉर्मल एडिशन करना है, माइनस हो गया, सब्ट्रैक्शन करना है। देखो मैं ये स्क्रीन पे इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ आपकी पढ़ी हुई है, तो उसमें टाइम ज़्यादा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। हमें मेनली वो है कि आप पुरानी मिलता है वो ज़्यादा बेटर है, आगे भी काम में पेपर वेपर तो ये चलते रहते हैं, वो चलते, तो पढ़ लेना आप। उसमें तो देगा ये नॉर्मल डेफिनेशन आई, प्रोग्रामिंग उतनी नहीं है, लेकिन इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। नोट्स जैसी कहा है मैंने, बनाते रहो उसकी आपको डेफिनेशन, लेकिन प्रोग्रामिंग आपको कहीं सीखने की नहीं पड़ेगी। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। नेक्स्ट डिवीजन हो गया, मॉडुलस हो गया, प्लस माइनस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सारे आपने कर रखे हैं। ये फिर आगे भी प्लस प्लस होता है और आगे भी माइनस माइनस, तो दोनों साइड कर सकते हो। पोस्ट और प्री, पोस्ट का कॉन्सेप्ट है, ये भी पता होगा। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपेयर करने के लिए यूज करते हो दो ऑपरेंड्स के बीच में। ऑपरेंड्स क्या होते हैं? हाँ, जो भी आप वेरिएबल यूज कर रहे हो, तो दो वेरिएबल के बीच में अगर आप कंपेयर करा, दैट इज नोन एज ऑपरेंड्स। कौन कौन से इज इक्वल का यूज करते हो? ट्रिपल इक्वल, आइडेंटिकल के लिए यूज किया जाता है, ये सी में नहीं था, है ना? नहीं किया होगा। नॉट इक्वल टू